आगे बढ़ेंगे जनाब, और एक अहम खबर आ रही है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे भी जंग लड़ने के काबिल नहीं। ये भी कहा कि रमज़ान के बाद पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में आएंगे। वो इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह पर तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उन्होंने ये गुफ्तगू की, जब उन्होंने ये बात की, जब उन्होंने हिट किया नेशनल सिक्योरिटी को। क्या कहा, सुनिए। हम दुश्मन के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे। आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, और इस मुफाहमत में हम कौमों के मुस्तकबिल के फैसले करते जा रहे हैं। और फिर काल कानून पर मलेंगे पार्लियामेंट के। कौम को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है। नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है। हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके। अगर हमारे पास कोई मोतबर सियासी क़यादत होती तो फौज का सरबराह आज 35 एंकरों को बुलाकर ये फलसफा उनके सामने न रखता है। मुसलसल हम इन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, और ये थोड़ी सी मैंने इशारे से आपकी इस मजलिस का फायदा उठाकर बात कह दी है। इंशाल्लाह पहुंच जाएगी जहां तक पहुंचनी है। वो कहते हैं ये बात कह दी है, ये बात पहुंच जाएगी। इस पर तज्जिया शामिल करेंगे। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये बात क्यों कही गई फजलुर रहमान साहब की जानिब से? और इस बात के बाद क्या मैं सही कह रहा हूं कि हमें दुश्मन की जरूरत नहीं, अपने सफ़ों में ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसी बात कर देते हैं? आपने सही से भी कुछ ज़्यादा कहा शोएब। देखें, बात यह है कि ये इसके बाद किसी दुश्मन को और क्या चाहिए कि अगर हमारे बारे में ये तासुर पैदा हो जाए कि हम तो 24 घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 मौके पे झूठ को दुरुस्त करार दिया, उसमें एक ये भी है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर रौब दाब कायम रखने के लिए अगर अपनी तैयारियों के हवाले से या अपने जो दिफाई असासे हैं उनके हवाले से अगर कोई थोड़ा सा मुबालगा भी करते हैं तो अल्लाह ताला उसको नापसंद नहीं करते, गुनाह के ज़ुमरे में नहीं ले। ये कैसे आलम दीन है कि खुल के दुश्मन को ये कह रहे हैं कि हम तो 24 घंटे की जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब है कि आ सकते हो तो हम पे चढ़ दौड़ो। ये एक खुली दावत हमला है अपने दुश्मनों को। और फिर दूसरी बात है, मौलाना साहब से पूछा तो जाए, हुजूर आपका दिफाई मामलात में मुबलिग इल्म कितना है? आप जानते कितना है? आप असलहा के बारे में कितना पता है आपको मुबारजत के बारे में, जंग के बारे में कितना पता है? और आपने उठ के बयान दे दिया। देखें, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक मरहले पे जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करने जा रहा था तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, और उन्होंने नीला भट्ट धीरकोट में आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे खिताब करते हुए ये कहा था कि हमारा एटम बम तैयार है और उसका एक स्क्रू टाइट करने की कमी बाकी है, और उसके बाद आप किसी गलतफहमी में ना रहना। ये होता है कौमी लीडरशिप का किरदार। अगर आप अपोजिशन में भी हैं, जिसके से भी है, आप इस बात को तो देखें कि आपके इन जुमलों से फायदा किसको पहुंच रहा है। खालिद साहब, कौमी सलामती के पेज पर चाहे आप अपोजिशन की जमात हैं या आप ठीक है कि हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन कौमी सलामती के पेज पर आपका एक होना बेहद जरूरी है। मैं चाहूंगी एक दफा फिर से हम सुनवा दें मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमा रहे थे जब अपने हामियों के दरमियान बैठे हुए थे। हम दुश्मन के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे। आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, और इस मुफाहमत में हम कौमों के मुस्तकबिल के फैसले करते जा रहे हैं। और फिर काल कानून पर मलेंगे पार्लियामेंट के। कौम को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है। नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है। हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके। अगर हमारे पास कोई मोतबर सियासी क़यादत होती तो फौज का सरबराह आज 35 एंकरों को बुलाकर ये फलसफा उनके सामने न रखता है। मुसलसल हम इन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, और ये थोड़ी सी मैंने इशारे से आपकी इस मजलिस का फायदा उठाकर बात कह दी है। इंशाल्लाह पहुंच जाएगी जहां तक पहुंचनी है।
تو مولانا یہ بیان خالد صاحب ایک چیز ذرا سمجھائے گا. وہ کہہ رہے ہیں مفاہمت اگر کر رہے ہیں ہر مسئلے پر تو یہ قوم کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں, آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. مفاہمت کو کس طرح سے مستقبل سے جوڑ سکتے ہیں مولانا صاحب؟ اتنا غیر ذمہ داران بیان ان کا اشارہ جو ہے, ان کا جو اشارہ ہے یہ کشمیر کے حوالے سے جو بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں, اور جس میں ریسنٹ جو پوزیشن ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو 2003 کا معاہدہ تھا اس کا ریوائول ہوا ہے, اور سیز فائر لائن پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ اب وہ شدت نہیں رہی جو انڈیا دن میں 3-3, 4-4 خلاف ورزیاں کرتا تھا, وہ اب نہیں ہو رہی. اور اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کشمیر کے اوپر پاکستان کی قیادت نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کو مفاہمت کہا جا سکتا ہے, اور اپوزیشن اس کی کرٹک ہے, اور یہاں تک کہا جا رہا ہے, شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کشمیر بھیج دیا. میں مولانا صاحب کے حوالے سے البتہ یہ ضرور کہوں گا دو چیزیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دفاعی امور کے معاملے میں ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کو کبھی کسی نے کوئی ایسی بریفنگ نہیں دی, وہ کوئی بہت زیادہ پریوی نہیں ہے ان ساری چیزوں کے پاکستان کی صلاحیت کیا ہے, اور ان کو تو 27 فروری 2019 کو ان کو یاد کر لینا چاہیے جب پاکستان نے ان کی ایگریشن کا, انڈیا کی ایگریشن کا کس انداز میں جواب دیا. پاکستان کے جارحانہ عزائم نہیں ہے, پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور اس کے لیے وہ سیلف سفیشینٹ ہے, وہ کوئی جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہے انڈیا کی طرح. لیکن ایک بات اور شعیب میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا محق, وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی تھوڑی سی جو نازک پوزیشن ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. ابھی تک ان کے اوپر سے اس بات کا داغ ختم نہیں ہو سکا کہ ان کے جو اکابرین ہیں انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, اور بلکہ ان کے والد صاحب سے یہ بیان منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. اب آپ اگر اس قسم کی بیان بازی سے انڈیا کو جو کسی قسم کی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اس کا پاکستان کو کمزور کر کے انڈیا کے موقف کو آپ سٹرینتھن کرتے ہیں, تو پھر لوگ جو ہیں اس کے ڈانڈے ملانا شروع کر دیں گے آپ کا جو ماضی ہے اس سے, اور اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو محتاط گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو بے حوصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اس بات کا اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنا دفاع 24 سال تک بھی کر سکتا ہے. آپ تو 24 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں اب وہ اپوزیشن کا رول اس انداز میں اگر نبھائیں گے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی امور ہے ان کے متعلق غیر محتاط بیان جو ہے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے خالد صاحب ساتھ رہی گا. عدنان عادل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, شامل گفتگو کریں گے. عدنان صاحب, خالد صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو گفتگو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کی گئی ہے یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایک انڈیویجول بیان نہیں ہے, چونکہ ساتھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کسی نے روکا نہیں, تردید بھی نہیں آئی, کسی نے روکا بھی نہیں, اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اور ایسی اگر بات کریں گے تو یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں کچھ ایسے سیاستدان موجود ہیں جو اس طرح ہٹ کرتے ہیں اپنے پرسنل انٹرسٹ کی خاطر نیشنل سیکیورٹی کو. جی بالکل شرم کی بات تو ہے, وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور یہ ان کے رنگ ماسٹر نواز شریف ہیں. پہلے آپ نے دیکھا مریم نواز نے بیان دیا کہ کشمیر پہ کھچڑی پک رہی ہے اور سازش کی بو آ رہی ہے, اس کے فوراً بعد فضل الرحمان نے یہ بیان دیا ہے, اور یہ بالکل ایک کلیئر میسج ہے قومی سلامتی کے اداروں کو کہ اگر آپ بھارت سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم سے مکمکا کرو, ہم سے کوئی ڈیل کرو, ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو ہم عوام کے ذہنوں میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دیں گے اور عوام میں اتنی بدگمانیاں پیدا کر دیں گے اس سارے عمل کے بارے میں کہ آپ کی پوزیشن خراب ہو جائے گی. بالکل یہ ایک ٹیکٹکس ہیں حکومت کو اور ریاستی اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے تھوڑی سی بات کر دی ہے, باقی بعد میں کروں گا, تاکہ یہ میسج وہاں تک پہنچے اور پھر ریاستی ادارے ان کو اپروچ کریں. اس وقت تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا جب مودی ویزے کے بغیر آ گئے تھے نواز شریف کے گھر, جب جندل ملاقاتیں کیا کرتا تھا, اس وقت تو مولانا فضل الرحمان نے کبھی ایسی بات نہیں کی. ابھی تو کوئی بات شروع نہیں ہوئی ہے اور انٹیلیجنس لیول کے اوپر پس پردہ بات چیت ہوئی ہے جو کہ جنگ کے دوران بھی ہو جاتی ہے, تو اس پہ یہ اتنا بڑا انہوں نے بیان داغ دیا. اور یہ تو کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جنگ کرنے کی 24 گھنٹے جنگ نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تبھی تو ہم نے بالا کوٹ پر جو حملے ہوئے تھے اس کا فوری جواب دیا تھا اور دن کی روشنی میں جواب دیا تھا. جی
बिल्कुल अदनान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, ज़रा बताएगा जो वक्त है, जो टाइमिंग है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस तरह के वक्त में मौलाना साहब का ये बयान जब हम देख रहे हैं कि भारत कोविड से लड़ रहा है और हम उसे पेशकश कर रहे हैं, और उस पर मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है अवाम से कि भारत हमसे बात करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपने उस अज़म पे कायम है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। ऐसी सिचुएशन में मौलाना साहब का ऐसा बयान किस चीज़ की तरफ इशारा हो सकता है? लेकिन जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत अगर कहीं पे कोई थोड़ा बहुत कोई बहरूप भरता भी है या कहीं पे वो इस बात को जाहिर करता है कि वो मुज़ाकरात में या अमन में कोई दिलचस्पी रखता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पसे पर्दा उसका कोई वक्ती मकसद होता है। और बसूरत दीगर उसने तो हमेशा ये कोशिश की है कि जब भी कभी कोई मुज़ाकरात हो रहे हो, बातचीत के ज़रिए कोई मसला जो है वो आगे बढ़ रहा हो। ये आज का नहीं है, 1954 से जब जवाहरलाल नेहरू उनके प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने उस वक्त बायलैटरल एग्रीमेंट किया हुआ था, उससे उन्होंने फ़रार के लिए बहुत एक बहाना तलाश कर लिया था कि जी पाकिस्तान अब चूँकि सीटो सेंटो का मेंबर बन गया है, लिहाजा अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा कि हम जो है वो इसके साथ जो है वो दो तरफा मुज़ाकरात कर सकें। वो तो हमेशा मुज़ाकरात से भागता है। लेकिन इस बात को बहरहाल आप रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया के मफादात जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान दरपर्दा उनको इस बात पे फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया से ये कहें कि जो कश्मीर के मामले में उसकी जो यानी इस किस्म की पॉलिसी है जिससे कश्मीरियों पे मजालम भी हो रहे हैं और मसला कश्मीर का हल नहीं निकल रहा, और मसला कश्मीर का हल न निकलने की वजह से कश्मीरी जो हैं वो भारत के साथ हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब वो लड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान जो है उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो कश्मीरियों के उस सूरत हाल को नज़रअंदाज करके इंडिया के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात कर सके। ये मामला बिल्कुल तयशुदा है और जो दुनिया की ऐसी कुव्वतें जो इंडिया पे असर अंदाज हो सकती हैं, किसी तरह से उसको इस जानिब ला सकती हैं, उनके साथ पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह से ऑन बोर्ड है और काम कर रहा है। अलबत्ता ये मौलाना साहब का जो इस मौके पे ये इस किस्म का बयान है, मैं ये समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कोई एतराज़ात हैं, आप इस किस्म की गैर संजीदा, इस किस्म की गैर मोहतात और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली गुफ्तगू करने के बजाय इस मामले को असम्बली में आएँ, डिस्कस करें। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो कश्मीर के मुताल्लिक पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ है उससे ना वो हट सकता है ना कश्मीरी उसको हटने देंगे। और ये बिल्कुल बहुत वाज़ेह है कि कोई कश्मीर पाकिस्तान की क़यादत में से किसी पे हम ये इस बात का शुबा नहीं करते कि वो कश्मीर के हवाले से जो हमारा बेसिक स्टांस है उससे हटेगा, और अगर हटेगा तो वो पाकिस्तान की क़यादत नहीं कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अदनान साहब, आप ज़रा मुझे समझाएगा, जैसे कि मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि ईद के बाद भरपूर ताकत से हम सामने आएंगे। वो भरपूर ताकत क्या है? चले मरियम नवाज या नून लीग की तो उन्हें हिमायत हासिल है ही, पीपल्स पार्टी तो हट गई। ये इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं। रखना सियासतदानों का सबसे बड़ा मकसद होता है। अब आपने देखा कि पीडीएम जो है टूट फूट का शिकार थी, पीपल्स पार्टी जो है उससे इनका इख्तलाफ बहुत ज्यादा हो गया, सेनेट में भी अलग अलग हो गए, कौमी असम्बली में भी अलग अलग हो गए। तो बहुत अरसे से ये इनका जो तासुर था अवाम में, हवा उखड़ गई थी। तो अब उसको दोबारा बहाल करने के लिए इस तरह के बयान देना इनकी मजबूरी है। होना हवाना कुछ नहीं है, ये डेटे देते रहते हैं, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी मार्च। अब फिर इस तरह की इन्होंने बड़कबाजी शुरू कर दी है। मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया में जगह मिलती रहे, एक तासुर कायम रहे कि अपोजिशन है, हम भी अहम हैं। और ये सियासत के जो हैं ट्रिक्स हैं, these are tricks of trade। and he is doing that, कुछ भी नहीं होने वाला है। he is doing that। हुकूमत को कोई नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से। ठीक है, वो ज़रा एक मामला है। ठीक है, अदनान आदिल साहब, खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं की छोटी सी शरारत कर लूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शरारत वो ये मेरे आ गई थी कि अगर उन्होंने बात की कि फ़ौज तैयार नहीं, तो मुझे तो जहन में उनकी अपनी फ़ौज याद आ गई। सुनो, उन्होंने अपना कोई आर्मी चीफ भी बनाया है, डंडे शंडे पकड़ खड़े होते हैं,